हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज एक नया चैप्टर अध्याय लेकर आए हैं अपन, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, यानी इकोसिस्टम। नाम तो सुना होगा, इकोलॉजी के अंदर ही आता है बच्चों ये। और ये प्रकृति का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी ये मान के चलेगा कि बेटे आज जो है हमारी शरीर अगर बना है तो हमें ऊर्जा कहां से मिली है? किसी शाकाहारी पौधों से मिली है। तो शाकाहारी पौधों से ऊर्जा जंतु और जंतुओं से टॉप कंज्यूमर तक जाती है। तो ये मान के चलो बच्चों कि इकोसिस्टम जितने भी जीवित जीव हैं उन सब जीवित जीवों का ऊर्जा का मेन सोर्सेस है। यानी ये समझो बेटे आप कि जो पौधे होते हैं ये सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसे ग्रहण करके और फिर वह ऊर्जा बेटे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। तो ये इकोसिस्टम के माध्यम से होती है। यानी ये मान के चलो कि जितने भी जीवित जीव हैं तो इन्हें जो ऊर्जा मिलती है ये ऊर्जा बेटे इकोसिस्टम के माध्यम से मिलती है। तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वह सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहां तक भी याद हो गया। उसके बाद में बेटे टेंसले एक वैज्ञानिक हुआ है, मैं आगे लिखवा दूंगा, जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया और ओडम जो है बेटे उन्हें फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। यहां आपको याद रखना है इकोसिस्टम जो होता है बेटे वह किसी भी क्षेत्र में मौजूद जैवीय और अजैवीय घटकों का समूह होता है। यानी इकोसिस्टम बेटे दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होगा अबायोटिक कंपोनेंट। बेटे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर उत्पादक आएंगे, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कंज्यूमर आएंगे और डिकम्पोजर आएंगे। यानी उत्पादक, उपभोक्ता और साथ में जो है अपघटनकर्ता, ये तीनों मिलकर तो बेटे बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जिसमें तापमान है, प्रकाश है, वर्षा है और साथ में मृदा है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। तो याद रखना बेटे इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो अबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में तापमान, प्रकाश, ऊर्जा और मृदा और जल आता है। उधर बेटे आप लेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे और अपघटनकर्ता आएंगे। उपभोक्ता को बेटे आप तीन प्रकार से पढ़ोगे, एक तो प्राइमरी उपभोक्ता है ना, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरह से आप इकोसिस्टम याद रखना बेटे। इकोसिस्टम छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। जो सबसे छोटा इकोसिस्टम है जिसे नैनो इकोसिस्टम कहा जाता है, यह पानी की एक बूंद होती है। तो पानी की एक बूंद के अंदर भी बेटे आपको जैवीय और अजैवीय घटक मिल जाएंगे। जैसे अजैवीय घटक के रूप में तो उसमें जल है और बेटे कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होंगे, तो वो उसका क्या बना देंगे? जैवीय घटक बना देंगे। तो सबसे छोटा जो इकोसिस्टम है, सबसे छोटा जो इकोसिस्टम है वो पानी की बूंद को माना जाता है। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम जिसे बेटे मेगा इकोसिस्टम आप कहोगे तो ये महासागर का इकोसिस्टम माना जाता है। यानी महासागर का जो इकोसिस्टम है वह सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर हजारों प्रकार के जैवीय घटक और अजैवीय घटक वहां पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा बेटे आपको याद रखना है कि जो इकोसिस्टम होता है, जो इकोसिस्टम है उसे बेटे आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो बेटे नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकता है। चाहे कैसा भी इकोसिस्टम हो यह स्वचालित होता है। तो बेटे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो वह होता है जो मानव निर्मित होता है। जैसे मछलियों का एक्वेरियम घर में बनाते हैं, तो बेटे घर के अंदर जो मछली का एक्वेरियम है वह एक प्रकार का आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये उसके अलावा स्विमिंग पूल होते हैं बेटे, तो ये भी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम बनाया गया तालाब, ये भी कृत्रिम इकोसिस्टम के अंदर आता है। लेकिन प्राकृतिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो बेटे मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता। इस इकोसिस्टम जो है ये दो तरह का होगा, एक तो स्थल पर पाए जाने वाला इकोसिस्टम और एक जल में पाए जाने वाला इकोसिस्टम। तो एक तो स्थलीय इकोसिस्टम कहोगे और दूसरे को जलीय इकोसिस्टम कहोगे। स्थलीय इकोसिस्टम बेटे कहां कहां बनेगा? घास के मैदान का इकोसिस्टम कहलाएगा
कहलाएगा, है ना। उसके अलावा वन का इकोसिस्टम कहलाएगा या रेगिस्तान का इकोसिस्टम। तो बेटे घास स्थल का, रेगिस्तान का, वन का या किसी पेड़ का, तो ये तो कहलाएगा स्थलीय इकोसिस्टम। और एक होगा बेटे जलीय इकोसिस्टम जो जल में बनेगा। अब जल कितनी तरह का होता है बच्चों? दो तरह का जल होता है, एक तो होता है बेटे लवणीय और एक होता है अलवणीय। तो यहां पर स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम और एक होगा समुद्रीय इकोसिस्टम। बेटे स्वच्छ जल जो होगा वह नदियों से भी मिलता है, तालाबों का भी रहता है। तो ये याद रखना कि स्वच्छ जलीय भी दो तरह का होगा, एक तो लेंटिक और एक लोटिक। जो लेंटिक होगा बेटे वो तालाब का इकोसिस्टम होगा, यानी ठहरे हुए जल का इकोसिस्टम। और जो लोटिक होगा बेटे वह बहते हुए जल का इकोसिस्टम होगा, जैसे कि नदियों का इकोसिस्टम। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वह टोटली इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मैं बता देता हूं बेटे कि जो इकोसिस्टम है ये पर्यावरण की या प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। बेटे जितना बड़ा इकोसिस्टम होगा वो उतना ही स्थायी इकोसिस्टम होगा, और जितना छोटा इकोसिस्टम होगा उतना ही वह अस्थायी होगा। इकोसिस्टम की कोई सीमा नहीं होती है बेटे, यानी इसकी सीमाएं एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक है पारितंत्र, यानी पारितंत्र को बेटे आप कह सकते हो यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो ये याद रखना, ये बेटे यहां पर पारितंत्र या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं इकोसिस्टम। तो आज पूरी डिटेल अपन इसी के बारे में लेंगे। तो आइए बेटे अपन शुरुआत करते हैं यानी इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है इकोसिस्टम की संरचना और क्रियाशीलता। बेटे यहां पारितंत्र अपन बोलेंगे, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में भी याद कर लेना, इसे इकोसिस्टम या पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो बेटे आज अपन इसकी डिटेल लेने वाले हैं। तो यहां अपन चलते हैं यानी इकोसिस्टम पर। तो बेटे इकोसिस्टम यानी पारितंत्र की संरचना और उसकी क्रियाशीलता। तो यहां बेटे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि बेटे यहां पर जो ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम के बारे में बेटे यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं टेंस ले। टेंस ले तो याद रखना बेटे, टेंस ले यानी गिव द टर्म इकोसिस्टम। तो याद रखना इकोसिस्टम शब्द दिया, तो ये तो याद रखना बेटे इकोसिस्टम शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है? टेंसले है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बेटे यानी ओडम। ओडम, और इन ओडम को कहा जाता है यानी फादर ऑफ इकोसिस्टम। बेटे इन्हें इकोसिस्टम का क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम का जनक कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि टेंस ले ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। तो बेटे इकोसिस्टम जो शब्द दिया ये टेंस ले के द्वारा दिया गया, आपको ये याद रखना है। और जो ओडम है, ये ओडम बेटे क्या है? फादर ऑफ इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम क्या है बेटे? तो यहां थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी क्षेत्र में उपस्थित, ये याद रखना जेवीए, किसी क्षेत्र में उपस्थित, किसी क्षेत्र में उपस्थित बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक, अबायोटिक जीवों का समूह। अबायोटिक जीवों यानी घटकों कह सकते हैं बेटे, जीव की बजाय आप इसे घटक कह सकते हो, यानी बायोटिक और अबायोटिक घटकों का समूह, घटकों का समूह। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां पर जो है यानी बायोटिक क्या है बेटे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक प्रकार का जैवीय और अजैवीय घटकों का समूह है। तो ये तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना ही है। उसके अलावा फिर मैं आपको बता रहा हूं बेटे, इकोसिस्टम जो है यह प्रकृति की या पर्यावरण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। इतना आपको याद रखना है। जैसा मैंने आपको कहा बेटे कि जितने भी जीवित जीव हैं, तो उन सभी जीवित जीवों का जो ऊर्जा का मेन स्रोत होता है बेटे, ये पारितंत्र है या इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के माध्यम से जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है, ये पौधों से होती हुई जंतुओं तक पहुंचती है। तो ये याद रखिएगा कि जो
पारितंत्र है या जो इकोसिस्टम है ये जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का एक स्रोत होता है बेटे, क्योंकि इसी इकोसिस्टम के माध्यम से जो प्रकाश ऊर्जा है ये पहले पादप उसे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के रूप में, और फिर पहले बेटे पौधों से होते हुए ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये पहले उपभोक्ता लेवल पर आएगी, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पारितंत्र के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा पौधों से होते हुए कहां तक ट्रांसफर होगी बेटे, जीवित जीवों तक ट्रांसफर होती है। यह आपको इसमें याद रखना है। पारितंत्र जो होता है बेटे सबसे छोटा और सबसे बड़ा के रूप में हो सकता है। पानी की बूंद एक सबसे छोटा पारितंत्र माना जाएगा, जबकि महासागर सबसे बड़ा पारितंत्र माना जाता है। यह आपको याद रखना है। पारितंत्र बेटे स्थायी और अस्थायी भी हो सकता है। जितना छोटा पारितंत्र होगा वो उतना ही अस्थायी होगा, और जितना बड़ा पारितंत्र होगा वो उतना ही स्थायी होगा। तो यह आपको याद रखना है बेटे। और फिर मैं बता रहा हूं कि पारितंत्र की सीमा जो है वो कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। दो या दो से अधिक जो पारितंत्र होते हैं उनकी सीमाएं एक दूसरे को ओवरलैप भी करती है। तो ये यहां पर आप देखिएगा। तो इसके लिए अपन यहां पर ये पहला पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। तो ये याद रखना, जैसे मैंने आपसे कहा बेटे कि जो पारितंत्र है, पारितंत्र को आप इकोसिस्टम के रूप में याद रखना। तो इकोसिस्टम प्रकृति की एक क्या है बेटे, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी क्रियाशील इकाई है। उसके बाद में देखिएगा बेटे जहां जीवधारी आपस में या आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं। जैसे बेटे इकोलॉजी आपने याद की होगी कि किसी भी जीवों का उसके वातावरण के साथ में पाए जाने वाला जो संबंध है वह संबंध कहलाता है इकोलॉजी। अब यहां आप देखो कि बेटे जो इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम पर्यावरण की एक क्रियाशील इकाई है, और इस इकोसिस्टम के अंदर जो भी जीवित जीव पाए जाते हैं वो बेटे एक दूसरे से परस्पर क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। यानी यहां पर जो पर्यावरण के साथ साथ परस्पर क्रिया करते हैं या परस्पर क्रियाशील रहते हैं। क्योंकि यह भी आपको पता है कि जो है बेटे प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो पौधों पर निर्भर रहेंगे, सेकेंडरी उपभोक्ता है वो प्राइमरी पर निर्भर रहेगा, टर्सरी उपभोक्ता है तो वो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहेगा। यानी कहने का मतलब इकोसिस्टम बेटे एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कई सारे जैवीय और अजैवीय घटक होते हैं, और ये आपस में एक दूसरे पर निर्भरता भी दर्शाते हैं। अगर बेटे किसी भी स्थल का इकोसिस्टम अगर बिगड़ जाए तो फिर वहां पर पूरा पर्यावरण ही बिगड़ जाएगा। कारण क्योंकि इकोसिस्टम बिगड़ जाने से यह होगा कि वहां बेटे जो एक दूसरे पर भोजन के रूप में निर्भर रहते हैं सजीव, वह आपस में निर्भरता घट जाएगी। तो यह याद रखना इसका सेकेंड पॉइंट कि जो पारितंत्र है यह पर्यावरण की क्रियाशील इकाई है बेटे। और साथ में आपको याद रखना है कि इस भौतिक पर्यावरण के साथ साथ जो सजीव हैं वह आपस में एक दूसरे से क्रिया प्रदर्शित करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट आप उसको देखना है बेटे। थर्ड पॉइंट कि पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब, आप तो तालाब भी मतलब बेटे एक छोटी बूंद यहां पर आप ले लीजिएगा, छोटी पानी की बूंद। तो छोटी पानी की बूंद जो होगी ये बनाती है नैनो इकोसिस्टम, ये नैनो इकोसिस्टम बनाती है। तो पारितंत्र छोटे से पानी के तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या फिर महासागर तक हो सकता है। बेटे ध्यान रखना जंगल से भी बड़ा महासागर है। जंगल वाले को तो कहा जाएगा यानी मैक्रो इकोसिस्टम, इसको कहा जाता है मैक्रो इकोसिस्टम। और जो जंगल वाला है तो जंगल वाले को कहा जाता है बेटे मेगा इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम। यानी याद रखना कि अगर जंगल और महासागर दोनों साथ साथ दे दें तो सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम होगा वो महासागर का होगा। क्योंकि जंगल तो बेटे आप देखो ठीक है कई हजार किलोमीटर तक फैले हुए रहते हैं, लेकिन समुद्र भी आप देखो कि बेटे 3/4 पार्ट यहां पर धरती पर समुद्र है, जबकि जंगल इतने 3/4 नहीं है। ध्यान रखना, यानी तो आपने भी सुना होगा कि धरती पर बेटे 75% पानी है और 25% जमीन है। तो जंगल तो जमीन पर ही पाए जाएंगे, जबकि
जो है जल बेटे समुद्र, तो समुद्र ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम है जो है जंगल से। तो याद रखना बेटे, मैं आपको साइज बता देता हूं कि इकोसिस्टम की जो साइज है वह पानी की एक छोटी बूंद या एक छोटे तालाब, तालाब बेटे छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो पानी की एक छोटी बूंद, सबसे छोटा से छोटा इकोसिस्टम की बात करोगे तो पानी की बूंद की बात करना बेटे, उससे छोटी कोई रचना नहीं होगी, याद रखना। तो पानी की बूंद से लेके या एक छोटे तालाब से लेके और जंगल का इकोसिस्टम या महासागर का इकोसिस्टम तक ये बड़े हो सकते हैं। तो ये साइज हो गए बेटे, तो साइज याद करना, पानी की एक बूंद से लेके जंगल या महासागर का इकोसिस्टम हो सकता है। पानी की बूंद का इकोसिस्टम को नैनो इकोसिस्टम कहते हैं, ये याद रखना बेटे। तालाब वाले इकोसिस्टम को माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं, याद रखना। ये तालाब की बात आ जाए तो तालाब का जो इकोसिस्टम होगा ये होगा बेटे माइक्रो इकोसिस्टम। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो पहला इकोसिस्टम तो क्या आ गया, नैनो इकोसिस्टम। दूसरा इकोसिस्टम आ गया बेटे माइक्रो इकोसिस्टम। तीसरा इकोसिस्टम आ गया मैक्रो इकोसिस्टम, और ये चौथा इकोसिस्टम आ गया मेगा इकोसिस्टम। तो ये है माइक्रो इकोसिस्टम। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इस तरह से साइज के बेस पर, आकार के बेस पर इकोसिस्टम चार प्रकार का होता है, नैनो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम और मेगा इकोसिस्टम। बेटे नैनो इकोसिस्टम पानी की एक बूंद का है, माइक्रो इकोसिस्टम एक छोटे तालाब का है, मैक्रो इकोसिस्टम ये जंगल का है, और मेगा इकोसिस्टम ये बेटे किसी महासागर का है। तो इकोसिस्टम छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। हाँ, ये बच्चों आपको याद रखना है, जितना छोटा इकोसिस्टम होगा वो उतना ही अस्थायी होगा, यानी वह जल्दी बिगड़ सकता है बेटे, उसका अस्तित्व ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जितना बड़ा इकोसिस्टम होगा वो उतना ही ज्यादा बेटे परमानेंट होगा, स्थायी होगा। जैसे पानी की बूंद है जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन बेटे महासागर जो है इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो छोटा से छोटा इकोसिस्टम होगा वो उतना ही अस्थायी होगा, और जितना बड़ा से बड़ा इकोसिस्टम होगा वो उतना ही स्थायी होगा। तो ये तीसरा पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको, ये याद रखना है। चौथा पॉइंट बेटे आप देखिएगा कि वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को यानी पूरी ग्लोबल को एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के रूप में देखते हैं, जिसे पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र शामिल होते हैं। तो बेटे ध्यान रखना कि वैज्ञानिक के अनुसार तो पूरी की पूरी जो धरती है, पूरी धरती बेटे ये अपने आप में भी एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम के अंदर फिर कई सारे इकोसिस्टम भी शामिल हो जाएंगे। जैसे बेटे धरती का इकोसिस्टम है ना, स्थलीय इकोसिस्टम हो जाएगा, जलीय इकोसिस्टम आ जाएगा। स्थलीय के अंदर बेटे घास के मैदान का इकोसिस्टम, रेगिस्तान का इकोसिस्टम, किसी वन का इकोसिस्टम, और जल की बात करोगे तो समुद्र का इकोसिस्टम या तालाब का इकोसिस्टम या नदी झरनों का इकोसिस्टम। तो ये याद रखना बेटे, जो वैज्ञानिक है ये वैज्ञानिक जो है इस पूरी धरती को एक ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में भी देखते हैं। तो ग्लोबल इकोसिस्टम पूरी की पूरी एक धरती मानी जाएगी, और इस धरती के अंदर फिर कई सारे इकोसिस्टम शामिल हो सकते हैं, जिसे अपन आगे पढ़ने वाले हैं बेटे, जिसके अंदर एक तो जो है स्थलीय आ जाएगा टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, और एक जलीय इकोसिस्टम आ जाएगा। तो याद रखना वैज्ञानिकों के अनुसार जो संपूर्ण जीवमंडल को विश्व यानी पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी सभी स्थलीय पारितंत्र को शामिल करती है। तो इस तरह से ये याद रखना बेटे कि जो वैज्ञानिक है वह जितना धरती का पूरा जीवमंडल है वह पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। तो यहां पर धरती जो है ये पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम के रूप में है, और इस धरती पर फिर कई सारे इकोसिस्टम आते हैं। तो ये आपको बेटे ये चौथा पॉइंट इसका याद रखना है। आगे मैं आपको बताऊं, चूंकि तंत्र बहुत विशाल और जटिल है, अतः अध्ययन की दृष्टि से दो आधारभूत श्रेणियों में इसे बांटेंगे। तो यहां पर एक तो स्थलीय और एक जलीय में बांटा जाएगा। तो मैं यहां आपको लिख देता हूं बेटे, यहां देखिएगा ये मैं लिख रहा हूं इकोसिस्टम। ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप ये टेबल के रूप में याद कर लें। तो इकोसिस्टम को सबसे पहले बेटे टू पार्ट में डिवाइडेड किया जाएगा। एक तो होगा नेचुरल इकोसिस्टम,
यानी बेटे प्राकृतिक पारितंत्र, और एक यहां पर याद कर लेना ये होगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हालांकि बेटे आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं डिटेल स्टडी के लिए कि इकोसिस्टम के दो पार्ट होंगे, एक तो प्राकृतिक इकोसिस्टम और एक होगा बेटे नेचुरल इकोसिस्टम। ये जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है इसके फिर दो पार्ट होंगे बेटे। एक पार्ट तो यहां पर चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक तो स्थलीय, ये याद रखना स्थलीय, और एक यहां पर होगा यानी जलीय। तो याद रखना जो प्राकृतिक पारितंत्र है, प्रकृति के द्वारा अपने आप बनने वाला जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को प्राकृतिक इकोसिस्टम कहेंगे। और ये इकोसिस्टम बेटे दो तरह का होगा, टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम और एक होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। स्थलीय को आप कह सकते हो यानी टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, और बेटे जलीय को आप कह सकते हो एक्वेटिक यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब देखो बेटे कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है स्थलीय है, स्थल पर कई जगह पर ये बन सकता है। जैसे नंबर 1 सबसे पहले अपन लेंगे घास स्थल का पारितंत्र, घास स्थल का पारितंत्र यानी ग्रास लैंड इकोसिस्टम। दूसरा बेटे यहां पर आप ले सकते हैं वन स्थल का पारितंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और तीसरा बेटे आप ले सकते हैं यहां पर यानी वृक्ष पारितंत्र, और चौथा आप ले सकते हैं रेगिस्तान स्थल का पारितंत्र। तो बच्चों यहां पर आप देख ले कि स्थल पर पाए जाने वाले जो इकोसिस्टम हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक तो घास स्थल का पारितंत्र, जैसे खुला मैदान है और उसमें ग्रास एज है बेटे, तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी कहलाता है। दूसरा होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन स्थल का पारितंत्र। तीसरा होगा बेटे किसी वृक्ष का पारितंत्र, जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ पर चिड़ियाएं भी होती है, पक्षी भी होते हैं, पक्षियों के अंदर पिस्सू भी होते हैं, तो वो भी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और एक होगा बेटे डेजर्ट इकोसिस्टम यानी रेगिस्तान का इकोसिस्टम। तो बच्चों ये याद रखना कि जो नेचुरल है उसके दो पार्ट है, स्थलीय और एक कौन सा है यानी जलीय। तो स्थलीय तो क्या होगा बच्चों कि ये स्थल पर ही पाया जाएगा, ये जल में नहीं पाया जाएगा। तो 4 जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो 4 जगह कौन सी है? घास स्थल पे याद रखना, वन स्थल और वृक्ष स्थल और एक रेगिस्तान। यहां तक क्लियर। अब बेटे बात आती है जलीय इकोसिस्टम की। तो जलीय इकोसिस्टम भी 2 तरह का होगा, एक तो स्वेच्छ जलीय बेटे, इसको फ्रेश वाटर यहां पर आप कह सकते हो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और एक इकोसिस्टम होगा यानी समुद्रीय इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम। तो याद रख लें कि जलीय इकोसिस्टम भी 2 तरह का होगा, एक तो स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम और एक होगा बेटे समुद्रीय। स्वच्छ जलीय यानी अलवणीय जल में बनने वाला इकोसिस्टम, और समुद्रीय का माने होगा बेटे यानी लवणीय जल में बनने वाला इकोसिस्टम। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो देखने को मिलेगा वह समुद्रीय इकोसिस्टम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ बेटे आप कि यहां पर ये जो स्वच्छ जलीय है ये 2 तरह का होगा, एक तो होगा बेटे लोटिक यानी एक तो होगा लोटिक इकोसिस्टम, एक तो लोटिक होगा और एक होगा बेटे लेंटिक इकोसिस्टम। यानी यहां पर भी ध्यान रखना कि लोटिक का माने तो होगा बहते जल का, और बेटे जो लेंटिक होगा वो होगा ठहरे हुए जल का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो लोटिक इकोसिस्टम है ये बेटे नदी और झरनों का इकोसिस्टम होगा, और जो लेंटिक इकोसिस्टम है ये ठहरे हुए जल का, जो स्थिर जल है, जो एक जगह पर रुका हुआ रहता है, उसे कहा जाता है बेटे लेंटिक इकोसिस्टम, जिसके अंदर तालाब का इकोसिस्टम आ सकता है और झील का इकोसिस्टम आ सकता है। तो बच्चों समझ लो अच्छी तरह से कि इकोसिस्टम के पहले 2
पार्ट होंगे, एक तो नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा। जो नेचुरल होगा बेटे ये प्रकृति में अपने आप बनने वाला इकोसिस्टम होगा, और जो आर्टिफिशियल होगा ये ह्यूमन मेड होगा, ये मानव के द्वारा बनाया गया होगा। तो बेटे यहां पर जो इकोसिस्टम है नेचुरल, उसके भी दो पार्ट होंगे, एक तो स्थलीय होगा और एक जलीय होगा। स्थलीय बेटे होगा तो ये जल में नहीं होकर ये स्थल पर इकोसिस्टम बनेगा, और ये बेटे 4 जगह का इकोसिस्टम इसमें शामिल किया जाता है ना। किसी ग्रास स्थल का इकोसिस्टम, किसी वन स्थल का इकोसिस्टम, किसी पेड़ का इकोसिस्टम और रेगिस्तान का इकोसिस्टम। उसके बाद में बेटे फिर आप आएंगे जलीय इकोसिस्टम पर। तो जलीय इकोसिस्टम भी 2 तरह का होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जल 2 तरह का होता है, एक तो फ्रेश वाटर होता है और एक मैराइन वाटर होता है बेटे। जो फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल इसको कहते हैं, जो नदी तालाबों झीलों में पाया जाता है, और एक बेटे लवणीय जल होता है जिसे मैराइन वाटर कहते हैं, और ये समुद्र में पाया जाता है। तो जलीय इकोसिस्टम के 2 पार्ट होंगे, स्वच्छ जलीय और समुद्रीय। तो जो स्वच्छ जलीय होगा बेटे ये भी नदी तालाब और झरनों के रूप में होगा। तो नदी और झरने तो बहता हुआ जल है, तो बहते हुए जल में भी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बेटे इसके 2 पार्ट होंगे स्वच्छ जल के, एक तो लोटिक और लैंटिक। तो लोटिक में आप याद रखोगे बहते हुए जल का इकोसिस्टम। अब ये कहां कहां बनेगा, तो ये नदी का इकोसिस्टम कहलाएगा और झरने का इकोसिस्टम कहलाएगा। दूसरा होगा बेटे लैंटिक इकोसिस्टम, जो ठहरे हुए जल का होगा, और ये कहां पर मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा बेटे एक तो जो है क्या कहते हैं तालाब का या फिर झील का इकोसिस्टम। समुद्र का इकोसिस्टम तो सबसे बड़ा है इससे बेटे। और अब आ जाएगा आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्या होगा, ये होगा मानव निर्मित। याद रखना बेटे ये मानव निर्मित इकोसिस्टम होगा। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब यह है कि यह इकोसिस्टम मनुष्य के द्वारा बनाया गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या याद रखेंगे, तो एक तो मछली एक्वेरियम, यानी एक तो याद रखना बेटे फिश एक्वेरियम, याद रखिएगा फिश एक्वेरियम। उसके अलावा बेटे स्विमिंग पूल आप यहां पर याद रखते हैं, यानी स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, और मानव के द्वारा बनाए गए छोटे तालाब। तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। एक तो बेटे मानव निर्मित, एक तो मछलियों का एक्वेरियम, उसके अलावा स्विमिंग पूल और एक छोटे तालाब। तो इस तरह से याद रखिएगा कि बेटे पारितंत्र चूंकि विशाल होता है और जटिल होता है, और इसे मुख्य रूप से जो है 2 श्रेणियों में बांटेंगे। हालांकि नॉर्मल स्थलीय और जलीय में बांटा जाता है बेटे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आगे बता दिया कि नेचुरल और आर्टिफिशियल के रूप में मानते हैं। और नेचुरल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो स्थलीय होता है बेटे और एक जलीय होता है। जलीय के भी ये 2 पार्ट होते हैं जो मैंने बताया, एक तो स्वच्छ जलीय और एक समुद्रीय। तो इस तरह से ये यहां पर हमारे पास में हो गया, यानी टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम तो कभी आ जाए बेटे कि इकोसिस्टम के प्रकार बताइएगा, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इकोसिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां बेटे दे रखा है कि जैसे जंगल है, घास के मैदान हैं और मरुस्थल है, ये कुछ स्थलीय पारितंत्र है। याद रखना इन्हें अपन क्या बोलेंगे, स्थलीय पारितंत्र। तथा झीलें हैं, तालाब है, दलदली क्षेत्र, नदियां हैं और ये ज्वार है, तो ये कुछ क्या कहलाएंगे, यानी ये कहलाएंगे बेटे जलीय। तो मैं यहां आपको सीधा लिख देता हूं कि बेटे जो स्थलीय पारितंत्र है, फिर मैं यहां पर बोल देता हूं बेटे कि यहां आप देख लीजिएगा कि स्थलीय, तो स्थलीय पारितंत्र के अंदर स्थलीय पारितंत्र, तो इसमें कौन कौन आएंगे बेटे, तो याद रखना इसमें वन, उसके अलावा यहां पर ग्रास यानी घास, घास के अलावा बेटे वृक्ष, और वृक्ष के अलावा रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो ये रट लेना, याद कर लेना कि स्थलीय पारितंत्र में कहां कहां का पारितंत्र आपको याद करना है। नंबर 1 वन स्थल का पारितंत्र, घास स्थल का, किसी वृक्ष का और रेगिस्तान का। फिर बेटे यहां से अगर आप पढ़ना चाहें कि जलीय पारितंत्र कहां होगा, तो मैंने आपको याद रखना इससे बेटे 2 भागों में बांटा। यहां मैं सीधा लिख रहा हूं कि बेटे ध्यान रखना कि जो जलीय पारितंत्र होगा, एक तो होगा स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जलीय, और एक कैसा होगा
यानी समुद्रीय। तो स्वेच्छ जलीय में ध्यान रखना बेटे, तालाब भी आ सकता है, दलदली क्षेत्र होगा, नदियां होगा, और साथ में ये ज्वार नदमुख यानी जहां पर बेटे दो भागों में बढ़ती है नदियां, तो वह हो सकता है जिसको एस्टुअरी कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैं पहले बता चुका हूं बच्चों आपको, कि पारितंत्र जो स्थलीय होगा वो तो कहां कहां का होगा, यानी घास स्थल का पारितंत्र, वन स्थल का पारितंत्र, किसी वृक्ष का पारितंत्र, और बेटे रेगिस्तान का पारितंत्र। यहां तक क्लियर। और जलीय पारितंत्र ये दो प्रकार का होगा बेटे, एक तो स्वच्छ जलीय और एक समुद्रीय। स्वच्छ जल में बेटे कहां कहां पर होगा, अब आप बहते हुए टेरों को भी छोड़ो, आप तो सीधा याद रखना कि स्वच्छ जल के अंदर तालाब का पारितंत्र, नदी झील का पारितंत्र आएगा, और समुद्र के अंदर बेटे जो पारितंत्र बनेगा वह समुद्रीय पारितंत्र होगा। तो ये सारे के सारे पारितंत्र जलीय इकोसिस्टम कहलाते हैं। यहां तक भी बेटे ये क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो कि पारितंत्र को जैविक और अजैविक घटकों को परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक रचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशेषता है। यानी फिर मैं आपको बताऊं बेटे, पारितंत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो अब यहां पर फिर मैं बता रहा हूं बेटे कि यहां पर ये इकोसिस्टम है, स्ट्रक्चर के बेस पर मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। तो इकोसिस्टम के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होंगे बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम भी बोल सकते हो बेटे, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम भी कह सकते हो। यानी इकोसिस्टम के घटक क्या क्या होंगे, तो यहां आप देखिएगा कि बेटे सबसे पहले तो मैं यहां बात कर लेता हूं कि एक तरफ तो है अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट, यानी बेटे अजैविक घटक। और अजैविक घटक के अंदर आपको याद रखना है तापमान हो सकता है, और बेटे प्रकाश हो सकता है ना, उसके अलावा जल हो सकता है, और साथ में बेटे क्या हो सकती है, मृदा हो सकती है। वैसे तो बेटे अगर डिटेल आप लो तो ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है ना, इन्हें भी बेटे जलवायु घटक, भू आकृति घटक, इस तरह से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एडेपिक फैक्टर यानी बेटे जो अजैविक घटक हैं इन्हें जलवायु घटक और मर्दीय घटक और एक भू आकृति घटक, इस तरह से बांटा जाता है। लेकिन यहां ज्यादा अपन डिटेल नहीं लेंगे, बस आप मैंने जो बताया ना बेटे ये क्लाइमेटिक फैक्टर है, यानी अबायोटिक के ये क्लाइमेटिक यानी जलवायु घटक ही बता रहा हूं मैं आपको, इसमें एडेपिक फैक्टर और बेटे टोपोग्राफिक फैक्टर में नहीं बता रहा, वरना तो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी आता है बेटे, टोपोग्राफी फैक्टर भी आता है और एडेपिक फैक्टर भी आता है। यहां मैं क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में ही आपसे बता रहा हूं कि इसके अंदर तापमान, प्रकाश, जल और मृदा को, और एक वर्षा भी होते बेटे उसको भी लिया जाता है। अब आप आ जाइएगा यानी इसका दूसरा बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट यानी हिंदी तो याद रह जाएगा ना बेटे कि अबायोटिक का माने अजैविक घटक, और यहां पर जो बायोटिक है इसको कहते हैं जैवीय घटक। तो इसका मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अजैवीय घटक का माने यह होगा कि यहां पर जीव से संबंधित नहीं होगा, यहां पर तापमान, प्रकाश, जल ये सब बेटे अजैवीय घटक हैं, इनमें कोई जान नहीं होती है। लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट होगा यह उसका बायोटिक कंपोनेंट होगा। बायोटिक कंपोनेंट का माने होगा बेटे मतलब जैवीय घटक, यानी इसमें सजीव आएंगे। तो बेटे याद रखना कि ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इन्हें अपन तीन भागों में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तीन भागों में कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो आएंगे बेटे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी ये होंगे उत्पादक। तो यहां पर पहला बायोटिक कंपोनेंट जो अपन पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे बेटे प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर का माने प्रोड्यूस करने वाले यानी उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाले। क्या उत्पन्न करेंगे तो याद रखना बेटे, एक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी के अंदर कहा है कि प्रत्येक जंतु का मांस घास है।
अब आप समझोगे यार हमारा मांस घास कहां से आ गया, तो बेटे ऐसे समझना कि आज हमारा जो मांस बना है ना बेटे, ये घास फूस खाकर ही बना है। मतलब अपने दाल चावल चपाती ये तो खाइए, ये दाल चावल चपाती कहां से मिली हमें, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि पेड़ पौधों से मिली है। तो इस कारण से उस वैज्ञानिक ने क्या कहा कि प्रत्येक जंतु का जो मांस है वह क्या है, घास है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। तो प्रोड्यूसर बेटे सभी हरे पौधे इसके अंदर शामिल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी इंटर करती है, तो यह एनर्जी कहां से इंटर करेगी, जवाब याद कर लेना, प्रोड्यूसर से इंटर करेगी। क्योंकि बेटे आज अपन है, मैं अगर अपन और आप हम दिन भर धूप में खड़े रहे हैं, और बेटे क्या अपन रिचार्ज हो जाएंगे? क्या धूप में खड़े रहने से हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होगी? क्या हम रिचार्ज हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं होंगे। कारण क्योंकि हमारी स्किन के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि अपन जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके और उससे अपन भोजन बना सके। यह उपयोगिता बेटे किसके अंदर है, पौधों के अंदर है। तो पौधे क्या करते हैं बच्चों कि जो है प्रकाश ऊर्जा को ये रिसीव करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में भी बदल देते हैं भोजन के रूप में। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को भोजन के रूप में संचित कर लेते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। फिर यह भोजन बेटे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे तीसरे चौथे पर स्थानांतरित होता है। तो इस तरह से मैं आपसे कह सकता हूं कि इकोसिस्टम के अंदर ये जो उत्पादक होते हैं ये ऊर्जा का प्रवेश स्थल हैं। यानी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी इंटर करती है वो उत्पादकों से इंटर करती है। और कहां से इंटर करेगी बेटे, सूर्य से। तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा पौधों से इंटर करते हैं। मतलब यह है कि जो पौधे होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा के रूप में भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये कहां संचित हो गई, पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन के अंदर संचित हो गई। अब ये जो पौधे हैं इन्हें कोई शाकाहारी जंतु खाएगा, तो बेटे भोजन के रूप में ये ऊर्जा उस शाकाहारी जंतु के अंदर चली गई। शाकाहारी जंतु को कोई मांसाहारी जंतु खाएगा, तो फिर शाकाहारी जंतु से ऊर्जा मांसाहारी जंतु के अंदर चली गई। उस मांसाहारी को कोई दूसरा बड़ा मांसाहारी जंतु खाएगा, तो यह ऊर्जा उसके अंदर चली गई। आई कहां से थी, सूर्य से। तो सूर्य से पहले ये कहां पर आए, पौधों के अंदर आए, उत्पादकों के अंदर आए। उत्पादक से बेटे ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ताओं पर ये स्थानांतरित होती है। तो याद रखना बेटे ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट होता है बेटे यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर जिसको आप कह सकते हो यानी उपभोक्ता। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो ये याद रखना बेटे, उपभोग करने वाले यानी जो पौधे होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, ये तो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। और बेटे ये जो उत्पादक होते हैं ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं। तो ये कहलाते हैं उपभोक्ता, जिसको अपन बेटे तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर पढ़ेंगे बेटे यानी टर्सरी कंज्यूमर। तो ये याद रखना कि जो कंज्यूमर होंगे उनके भी तीन कैटेगरी में आपको बताऊंगा। एक तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ये आपको याद रखना है। अब आ जाइएगा बेटे तीसरा जो पार्ट होगा ये होगा डीकंपोजर। कंपोजर यानी बेटे ये होगा अपघटन करता। अपघटन करता डीकंपोजर यानी ये होगा अपघटन करता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी बेटे ये माइक्रो कंज्यूमर भी आप इन्हें कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अपघटन करता होंगे जो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक बनाएंगे बेटे। क्योंकि अब देखो पौधे भी हैं और जंतु भी हैं, कभी न कभी तो इनके बेटे जीवन काल पूरा होगा। जीवन काल पूरा होने के बाद ये पौधों की टहनियां, कूड़ा करकट मिट्टी में दबते हैं। जंतुओं के अवशेष भी मिट्टी में दब जाते हैं।
हैं, तो बेटे फिर वहां पर उनका शरीर का जो डीके होता है, उनके शरीर का जो अपघटन होता है, उनमें मदद करते हैं ये अपघटन करता। क्योंकि आप ये समझो कि बेटे अगर हमारे शरीर का या कोई जानवर जो मर जाता है उसके शरीर का अगर अपघटन नहीं होता तो बेटे उसके शरीर में मौजूद जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें वो कैसे मिट्टी में वापस जाते, फिर कैसे बेटे जो है क्या कहते हैं वो वापस पौधों में आते। तो खनिज चक्रण के लिए, मिनरल साइकिल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं अपघटन करता। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पौधे और जंतुओं के मृत शरीर से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं और उन्हें बेटे खनिज में कन्वर्ट कर देते हैं, और खनिज आयंस वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी से पौधे उन्हें वापस ग्रहण कर लेते हैं। फिर पौधों से जंतुओं में जाएंगे, जंतु मरेंगे, फिर मिट्टी के अंदर बेटे जो है उनका खनिज मिट्टी में पहुंच जाएंगे, फिर मिट्टी से वापस पौधों में आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं मिनरल साइकिल, यानी इसे खनिज चक्रण कहते हैं बच्चों। तो उसके लिए खनिज चक्रण के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो होते हैं डीकंपोजर यानी अपघटन करता, जिसमें जीवाणु भी आ सकते हैं, जिसमें बेटे फंगस वगैरह यानी सूक्ष्म जीवी आते हैं। तो इस तरह से बेटे ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं या इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये इकोसिस्टम के दो घटक हैं, एक घटक तो बेटे जैविक है और एक अजैविक है। जैविक घटक को आप कह सकते हो बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक को कह सकते हो बायोटिक कंपोनेंट। तो ये याद रखना बेटे, ये दो तरह के घटक होंगे, एक तो जैविक और एक अजैविक। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। तो बेटे यहां पर होगा हमारे पास में पारितंत्र की संरचना और क्रियाशीलता, यानी इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फंक्शनल एक्टिविटी क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। तो बेटे देखिएगा कि एक पारितंत्र पादप और प्राणी प्रजातियों की पहचान और गणना इसकी जातियों के संगठन को प्रकट करता है। यानी बेटे एक इकोसिस्टम जो होगा उसमें पाई जाने वाली जो जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है ना, कौन से क्षेत्र में बेटे वो ज्यादा पाई जाती है, इनकी ये गणना करता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है बेटे, तो उस ऊर्ध्वाधर वितरण को यहाँ कहा जाता है यानी स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ कहा जाएगा बेटे स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन बेटे कई जगह पर देखा जाता है। जैसे आप जल में देखेंगे तो ताप का स्ट्रेटिफिकेशन होता है बेटे, वन के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर जातियों की संख्या का भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जैसे आप देखेंगे तो धरातल पर बेटे घास की संख्या ज्यादा होगी, थोड़ा ऊपर चलेंगे तो बेटे झाड़ियों की संख्या उनसे थोड़ी कम आएगी, थोड़ा और ऊपर चलेंगे बड़ी झाड़ियों की संख्या और कम होगी और वृक्षों की संख्या और भी कम होगी। तो इस तरह से उस मैदान में ये बेटे एक तरह का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जातियों की ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी बेटे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो लेयर बनती है वो वहां पर कहलाएगी स्ट्रेटिफिकेशन। उदाहरण यहां पर दे रखा है कि एक जंगल में वृक्ष जो होता है वो सबसे ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर स्तर पर रहेगा, उसके बाद में बेटे जो झाड़ियां रहेगी उससे थोड़ी नीचे रहेगी। यानी इस तरह से आप यहां देख सकते हैं कि बेटे यहां पर जो रहेगा ये इस तरह से, यहाँ पर ये वृक्ष जो रहेगा ये सबसे ऊपर रहेगा। थोड़े चलेंगे बेटे तो यहाँ पर ये झाड़ियां इससे थोड़ी नीचे आ जाएगी, फिर छोटी झाड़ियां इससे थोड़ी नीचे आ जाएगी और फिर आप देखेंगे तो बेटे ये घास के मैदान आ जाएंगे, ये और नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से बेटे ये यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन बनता है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि जंगल में बेटे जो वृक्ष है ये तो सबसे ऊर्ध्वाधर रहेगा, उसके बाद में जो झाड़ियां हैं वो द्वितीय स्तर पर रहेगी, फिर छोटी झाड़ियां या जली बूटियां वो और नीचे रहेगी और सबसे नीचे फिर बेटे घास आ जाएगी। तो इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर स्तर कहलाता है और इसके निचले स्तर पर ये निवास करते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी विभिन्न जातियों का स्तर विन्यास या स्ट्रेटिफिकेशन। आगे आप यहां देखो बेटे कि पारितंत्र में सारे घटक
पारितंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में क्रियाशील दिखते हैं। तो पारितंत्र के निम्न पहलुओं पर अपन दृष्टि डालते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर ये बेटे पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसको अपन को पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पारितंत्र के निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। तो पारितंत्र जो है वो सारे घटकों की एक इकाई के रूप में काम करता है। तो ये तो अपन शुरू में बता चुके हैं कि इकोसिस्टम एक प्रकार की इकाई है, ये याद रखना है। इकोसिस्टम एक प्रकार की इकाई है बच्चों, ये याद रखिएगा। और ये जो इकोसिस्टम है उसके निम्न पहलुओं पर अपन जो है दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले बेटे अपन पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। अब बेटे यहां पर मैं डिटेल बताऊंगा आपको कि जो पहला इसका जो श्रेणी होगी उत्पादकता होगी। बेटे उत्पादकता का माने यह है कि पौधे किस तरह से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये उत्पादकता को बेटे मैं दो प्रकार की उत्पादकता बताऊंगा, एक तो प्राथमिक उत्पादकता और एक बताऊंगा द्वितीय उत्पादकता। बेटे प्राथमिक उत्पादकता का मतलब यह होता है कि उत्पादकों के द्वारा बनाया गया भोजन, यानी पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है या प्रोड्यूसर के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है यह कहलाता है प्राथमिक उत्पादकता। उसके बाद में बेटे जब हम ये पौधे वगैरह रिसीव करते हैं घास वगैरह न्यूट्रिशन, तो हमारी बॉडी सेल भी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह का निर्माण करती है। तो उपभोक्ता के द्वारा बनाया गया कार्बनिक पदार्थ बेटे ये कहलाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहां मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि एक टॉपिक तो बेटे अपन को इसमें क्या लेना है, प्रोडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसको मैं दो पार्ट में डिवाइडेड करने वाला हूं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी का माने होता है बेटे पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन, और सेकेंडरी का माने होता है उपभोक्ता के द्वारा बनाया गया भोजन। फिर इसके भी अलग अलग पार्ट वो आगे अपन देखेंगे। दूसरा नंबर पर अपन आएंगे बेटे यानी अपघटन यानी डीकंपोजिशन। यानी डीकंपोजिशन यानी अपघटन। अपघटन का माने यह होगा बेटे कि जिस तरह से पादप और जंतुओं का शरीर होता है तो वह किस तरह से जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में टूटता है। तो बेटे फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है ना, ह्यूमिफिकेशन कैसे होता है, मिनरलाइजेशन कैसे होता है, वो सारे के सारे पार्ट अपन किस में देखेंगे, अपघटन में देखेंगे। यानी अपघटन का माने यह है कि जो उपभोक्ता लेवल के सजीव हैं और जो उत्पादक लेवल के सजीव हैं, जब ये डेड हो जाते हैं तो इनके शरीर में मौजूद जो जटिल कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ हैं बेटे ये सरल पदार्थों में टूटते हैं, और सरल पदार्थों में टूट करके ये खनिजों के रूप में ये वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी से वापस पौधे इन आयनों को ग्रहण कर लेते हैं। तो बेटे पहले तो यहां पर ह्यूमिफिकेशन होगा कि पहले ह्यूमस बनेगा, फिर ह्यूमस के बाद में बेटे ये टूटेगा, ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर मिनरल्स के अंदर टूटेगा तो मिनरलाइजेशन होगा। ये सारी चीजें अपन कहां पर पढ़ेंगे, अपघटन के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर बेटे तीसरे नंबर पर आएगा यहां पर एनर्जी फ्लो। एनर्जी यानी फ्लो, एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा टॉपिक है बेटे। ऊर्जा प्रवाह यानी किस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो बेटे ये उष्मागतिकी के नियम के अनुसार ही ऊर्जा प्रवाहित होती है कि जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, भले रूप में नहीं बदलती, लेकिन जब ऊर्जा बेटे एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहां पर अपन देखने वाले हैं कि पौधों से जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा बेटे सूर्य से किस में आई, पौधों में, और पौधों से ये प्रकाशीय ऊर्जा फिर ट्रॉफिक लेवल, फिर अगला ट्रॉफिक, फिर अगला ट्रॉफिक। तो लिंडेमान का 10% रूल के अनुसार बेटे इस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा जो है वह एक स्तर से दूसरे स्तर पर फ्लो होती है, लेकिन जब भी ये एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो जो टॉप कंज्यूमर होगा उसमें सबसे कम ऊर्जा जाएगी, और जो निम्नतर स्तर का बेटे ट्रॉफिक लेवल होगा उसके अंदर ऊर्जा का जो है मात्रा ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब ऊर्जा स्थानांतरित होगी तो बेटे 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी ऊर्जा हीट के रूप में वहां पर उपयोग कर ली जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये अपन पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो में। अगला जो आएगा बेटे ये आएगा पोषण चक्र, जिसको आप कहोगे न्यूट्रिएंट साइकिल।
यानी पोषक चक्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अभी मैंने कहा कि जैसे कोई जंतु है और पौधे हैं, इनके शरीर के अंदर बेटे जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो शरीर है वो बेटे मिट्टी के अंदर दब जाता है। फिर जो अपघटन करता है, जिनको डीकंपोजर अपन कहते हैं, तो वो अपघटन करता बेटे क्या करेंगे, इनके शरीर में मौजूद जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ देंगे। किसमें? सरल पदार्थों में, खनिज आयनों में तोड़ देंगे। और वो जो खनिज आयन होते हैं बेटे, ये वापस जो है पौधों के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें अपन कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना है ना। इसके अंदर फॉस्फोरस साइकिल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है ना। और भी कई सारी साइकिलें होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होती है और वाटर साइकिल होती है। तो ये सारे के सारे अपन को इन साइकिल के अंदर पढ़ना है। तो इस तरह से बच्चों याद रखना है कि इकोसिस्टम को अपन निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। तो ये सारे के सारे पहलू अपन को 1 बाय 1 आगे पढ़ने हैं। उसके अलावा बेटे आप देखिएगा, आगे देखिएगा कि एक जलीय इकोसिस्टम, यहां पर ध्यान रखना बेटे कि एक जलीय इकोसिस्टम का गुणधर्म को समझने के लिए एक छोटे तालाब का उदाहरण यहां पर लेते हैं। तो बेटे अगर मैं यहां पर आपको बात करूं तो यहां पर ये मेरे पास में है छोटा तालाब, यहां पर छोटा तालाब, ये छोटा तालाब है। अब इस छोटे तालाब में देखो बेटे क्या क्या होगा। तो इस छोटे तालाब में सबसे पहले तो होंगे यहां पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स अभी समझाऊंगा। फिर इनको खाने वाले इसके अंदर होंगे बेटे जूप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स। जूप्लैंक्टॉन्स को खाने वाली होगी स्मॉल फिश, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को खाने वाली होगी यहां पर लार्ज फिश। तो बेटे यहां पर ये ट्रॉफिक लेवल 1 बनेगा, ये यहां पर ट्रॉफिक लेवल 2 बनेगा, ये यहां पर ट्रॉफिक लेवल 3 बनेगा और यहां पर ट्रॉफिक लेवल 4 बनेगा। न्यू भी कह सकते हो कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी पाद प्लवक कहलाते हैं बेटे ये, यानी इन्हें बोलते हैं पादप प्लवक। तो पादप प्लवक बेटे, और ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं जंतु प्लवक। जैसे कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं ये कहलाते। तो अब देखो बेटे, यानी एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक इकोसिस्टम के सारे घटक बेहतर ढंग से मौजूद होते हैं। अब क्या क्या मौजूद होते हैं? पानी एक अपने आप में कौन सा घटक है बेटे? अजैवीय घटक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जल है, प्रकाश है और बेटे क्या क्या है, यानी जो है मृदा है, तापमान है, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। तो तालाब का जो जल है वह अजैविक घटक है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में मृदा की तली के अंदर जमा है। यह भी याद रखना, तालाब बेटे एक तालाब है, पानी है, उस पानी के अंदर जो मिट्टी है तल में जमी हुई, उस मिट्टी के अंदर बेटे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में मौजूद होंगे। तो वहां पर बेटे पहले पौधे उगेंगे, याद रखना। तो यहां आप देखिएगा कि सौर निवेश और ताप चक्र और दिन की अवधि तथा अन्य जलवायु परिस्थितियों में समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर नियमित करते हैं। यानी बेटे यहां पर ध्यान रखना कि तालाब में कितना तापमान है, प्रकाश कितना पहुंच रहा है, इसके आधार पर जो है उसके इकोसिस्टम को नियमित किया जाता है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। आगे देखो बेटे, अब क्या होगा? सबसे पहले मिट्टी के अंदर स्वपोषित घटक जैसे पादप लवक, ये पादप लवक नहीं है बेटे, इनको बोलेंगे यानी पादप प्लवक, यानी ये आधा प भी आएगा, पादप प्लवक, यानी इसको कहेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पादप प्लवक को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जिसके अंदर छोटे छोटे शैवाल भी आ सकते हैं और सूक्ष्म जीवी भी आ सकते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले तलहटी के अंदर, यानी फिर मैं याद कर रहा हूं कि सबसे पहले बेटे यहां पर आएंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स में यहां पर ये आगे शैवाल है ना, छोटे छोटे शैवाल। तो ये सबसे पहले ये हमारे पास में तालाब है, तालाब, और तालाब के अंदर बेटे ये जल है। तो जल की तलहटी के अंदर सबसे पहला लेवल जो बनेगा वह बनेगा बेटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स का, यानी जिसे आप कहेंगे पादप प्लवक। इसमें कुछ शैवाल और प्लवक और निमग्न तथा किनारे पर सीमांत पादप
तालाब के किनारे पर पाए जाते हैं। कुछ अब ये जितने भी तालाब के किनारे पर पाए जाने वाले हो या उसकी तलहटी में पाए जाने वाले हो, ये सब कौन सा घटक बनाएंगे, इसका स्वपोषित घटक बनाएंगे। फिर आगे देखो बेटे, उपभोक्ता का प्रतिनिधि प्राणी पलव। अब यहां से देखो, यहां से आ जाएगा जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स। तो बेटे ये कहलाते हैं प्राणी पलवक, यानी जो दिखा हुआ ना ये, यहां मैं लिख देता हूं, ये होंगे प्राणी पलवक, यानी ये बनाएंगे। तो प्राणी पलवक यहां पर कौन सा लेवल बनाएंगे, T2 लेवल बनाएंगे। तो ये याद रखना कि उपभोक्ता का प्रतिनिधि सबसे पहले कौन करेंगे, प्राणी पलवक, तथा स्वतंत्र प्लावी और तलीयवासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है, यानी बेटे जू प्लैंक्टॉन्स। उसके बाद में यहां पर इसमें मौजूद होगी स्मॉल फिश, यहां पर प्रेजेंट हो जाएगी। स्मॉल फिश के बाद में बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, लार्ज फिश, और लार्ज फिश के बाद में तो ये तो T2 लेवल हो जाएगा, ये T3 लेवल हो जाएगा, और ये T4 लेवल। उसके बाद में बेटे इसका हो जाएगा डीकंपोजिशन, अगला जो यहां पर डीकंपोजिशन, फिर इसका विघटन हो जाएगा। तो ये जो प्राणी का जो प्रतिनिधि किया सबसे पहले, वह किसने किया, यानी जू प्लैंक्टॉन्स ने किया। तो याद रखना उपभोक्ता, यहां से बेटे उपभोक्ता शुरू हो गया, ध्यान रखना। तो उपभोक्ता का जो प्रतिनिधि करता है वह सबसे पहले कौन करता है, प्राणी पलवक करते हैं, यानी बेटे जू प्लैंक्टॉन्स करते हैं। क्लियर। और साथ में ये जो है तलीय वासी होते हैं, यानी ये भी बेटे कहां पाए जाते हैं, ये भी तली में ही पाए जाते हैं, यानी जो है तालाब के दलदल में ही ये मिलते हैं। उसी के अंदर छोटी मछलियां होती है, तो छोटी मछलियां बेटे जू प्लैंक्टॉन्स को खाती है, और बेटे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है। तो यहां पर जो फाइटोप्लैंक्टॉन से शैवाल के रूप में तो पहला ट्रोफिक लेवल बना, याद रखना बेटे ये ट्रोफिक लेवल भी है। उसके बाद में ये जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स पर निर्भर करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो वह ट्रोफिक लेवल है जो कि ऊर्जा का निर्माण खुद करता है, स्वपोषी घटक है बेटे, याद रखना, जिसमें छोटे छोटे पौधे शैवाल वगैरह ये आते हैं। उसके बाद में जू प्लैंक्टॉन्स दूसरा ट्रोफिक लेवल है जो भोजन के रूप में किस पर निर्भर रहेगा, यानी फाइटोप्लैंक्टॉन्स पर। उसके बाद में बेटे छोटी मछलियां, यह तीसरा ट्रोफिक लेवल है जो भोजन के रूप में निर्भर रहेगा जू प्लैंक्टॉन्स पर। और फिर बेटे लार्ज मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, जो छोटा ट्रोफिक लेवल है जो निर्भर रहेगा छोटी मछलियों पर। मैं आपको बता दूं कि ट्रोफिक लेवल बेटे 3 या 4 तक हो सकते हैं, ज्यादा 5-6 ट्रोफिक लेवल नहीं हो सकते। कारण क्या है कि जब ऊर्जा एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल पर जाती है तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, मात्र 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती जाती है। तो जैसे जैसे ट्रोफिक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा के मान में कमी आती जाती है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 इकोसिस्टम हो सकते हैं, इससे ज्यादा ट्रोफिक लेवल नहीं हो सकते। तो ये बेटे यहां पर याद रखना है। और फिर अपघटनकर्ता के रूप में यहां पर कवक और जीवाणु हैं जो विशेष रूप से तालाब की तली में पाए जाते हैं। तो ये जो डीकंपोजर होंगे बेटे, तो ये डीकंपोजर किस किस रूप में पाए जाएंगे, ये कवक के रूप में पाए जा सकते हैं, या किस रूप में पाए जा सकते हैं, जीवाणु के रूप में पाए जा सकते हैं। ये भी तालाब के जो है तलहटी में ही मिलेंगे। तो इस तरह से ये आपके सामने क्या बन गया, ये तालाब का एक इकोसिस्टम आपने याद कर लिया। कैसे याद कर लिया कि तालाब एक ठहरे हुए जल का है बेटे, यानी लेंटिक इकोसिस्टम ये बनेगा। तो इसकी तलहटी के अंदर तो पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिर उसके बाद में बेटे उपभोक्ता के लिए जू प्लैंक्टॉन्स, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, और फिर लास्ट में आ जाएगा डीकंपोजर। तो ये बेटे आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा यह तंत्र किसी भी पारितंत्र की सभी प्रक्रियाओं को जो है समझाता है, अर्थात स्वपोषी। अब कैसे समझा रहा है बेटे कि स्वपोषी क्या करेंगे, स्वपोषी द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके ये क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेंगे और उन्हें बदलते हैं अकार्बनिक पदार्थों में। तो याद रखना बेटे कि जो स्वपोषी तंत्र थे, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, उन्होंने क्या किया,
प्रकाशीय ऊर्जा की मौजूदगी में CO2 और जल जो कि अकार्बनिक तत्व है उनको किसमें बदला, कार्बोहाइड्रेट में, जो कि कार्बनिक तत्व है। तो पहले तो यह आपको याद रखना है कि तालाब के इकोसिस्टम में सबसे पहले जो स्वपोषी हैं वो बेटे प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल देंगे, यानी भोजन में बदल देंगे। उसके बाद में क्या होगा बेटे कि विभिन्न स्तरों पर परपोषी द्वारा उनका जो है सेवन किया जाएगा और भक्षण किया जाएगा और अंततः मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन और खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना, इस घटना की पुनरावृत्ति बार बार होती है। मतलब ये समझो बेटे कि यहां से हमारे पास में है स्वपोषी। अब स्वपोषी ने क्या किया बेटे, भोजन बनाया। भोजन को किसने ग्रहण किया, परपोषी ने। परपोषी, तो ये परपोषी क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे उपभोक्ता। और उपभोक्ता के बाद में बेटे इनका क्या होगा, यहां पर होगा अपघटन हो जाएगा और अपघटन से वापस तत्व कहां जाएंगे, स्वपोषी में आ जाएंगे। तो ये यहां पर आप देख लो कि यहां बेटे ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ज्यादा समझ में नहीं आएगी तो यहां से आप समझ लो कि जो स्वपोषी है वो यहां पर बेटे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, यानी सूर्य की विकिरण ऊर्जा के माध्यम से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलेंगे, यानी बेटे पहले वो भोजन का निर्माण करेंगे। उन भोजन को विभिन्न स्तरों के परपोषी द्वारा ग्रहण किया जाएगा। अब विभिन्न स्तर क्यों कहा, क्योंकि बेटे जो उपभोक्ता है ये प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी है। तो पहले प्राइमरी उपभोक्ता ग्रहण करेगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता ग्रहण करेगा, फिर तृतीय उपभोक्ता ग्रहण करेगा और उसके बाद में जब ये ग्रहण यहां पर आ जाएगा फिर बेटे इनका शरीर मृत होगा, ये मिट्टी में दबेंगे और मिट्टी में फिर इनका अपघटन हो जाएगा। जैसे बेटे यहां पर क्या होगा कि स्वपोषकों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अब क्या होगा, अपघटन और खनिजीकरण होगा, यानी मिनरलाइजेशन होगा। तो मिनरलाइजेशन से क्या होगा बेटे, वो जो तत्व खनिज तो मिट्टी में आएंगे वो वापस किसको प्राप्त हो जाएंगे, स्वपोषकों को यानी पादपों को प्राप्त हो जाएंगे। और ये घटना बार बार चलती जाती है। तो एक बार यहां समझ लें कि यहां पर बेटे ये हमारे पास में ये सूर्य है, यहां से ये पौधे किसको रिसीव करेंगे, प्रकाशीय ऊर्जा को। तो प्रकाशीय ऊर्जा को स्वपोषी ने ग्रहण किया और ग्रहण करके क्या बनाया, भोजन। भोजन को किसने ग्रहण किया, परपोषी ने। परपोषी का शरीर मृत होगा, उसका अपघटन होगा और उसके अपघटन के बाद में बेटे जो खनिज लवण, जो खनिज मिट्टी में दबेंगे वो वापस कहां चले जाएंगे, स्वपोषी में। तो ये साइकिल बार बार चलती जाती है और खनिज लवण जो है वो पौधों को प्राप्त होते रहते हैं, पौधों से भोजन परपोषी को जाता रहता है, परपोषी मृत होते ही उनका अपघटन होता है, फिर वापस जो है खनिज लवण चले जाते हैं स्वपोषी में। तो इस तरह से बेटे ये एक इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटे। तो याद रखिएगा, लिख लिख के याद करें, जो हार्ड वर्ड आते हैं बेटे इनको लिखें और याद करें। ये ध्यान रखिएगा कि एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। अभी आप सुन लोगे याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में बेटे आप भूल जाओगे। तो जो भी हार्ड वर्ड आता है उसको आप लिखें, समझे और समझ के फिर अच्छी तरह से बेटे जो है ये याद करें। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। तो मोशन मंच की ओर से बेटे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पढ़े, अच्छा रहें, खुश रहें। ओके बेटे, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।